जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। मैं शिखर सेठ स्वागत करता हूं आज क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस नए टॉपिक में, जिसका नाम है पैमाने का प्रतिफल यानी कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा हुआ है अल्पकालीन उत्पादन फलन या फिर उनको हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील उत्पादों के नियम से। तो परिवर्तनशील आप लोग उसको बोल लीजिए, चाहे उसको अल्पकालीन उत्पादन फलन बोल लीजिए, है ना। और अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर जरूर पहले उसको देखो, फिर इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्पकाल में क्या होता है, उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे आप देखिए श्रम, भूमि, पूंजी, ठीक है, श्रम हो गया या भूमि हो गई या पूंजी हो गया या साहस हो गया या फिर प्रबंधन, प्रबंधन मैनेजमेंट, यही उत्पादन के साधन होते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी भी प्रकार के बिजनेस को ओन कर रहे हो या बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो आपको लेबर की जरूरत होगी, जमीन की जरूरत होगी, कैपिटल की जरूरत होगी, एक साहस जरूरी है वो पैसा लगाने का, और एक मैनेजमेंट, आपको एक मैनेजर की जरूरत होगी। तो ये उत्पत्ति के पांचों साधन है, इतना याद रखिएगा। जब भी उत्पत्ति के एक दो साधनों को परिवर्तित किया जाए और बाकी सभी साधनों को एक जैसा रखा जाए, जैसे कि हम लोग अल्पकाल में क्या करते थे, श्रम में और पूंजी में परिवर्तन करते थे, कुछ पैसा बढ़ाते थे बिजनेस में, क्योंकि आने वाला है कोई त्योहार, ऐसा मान लीजिए कोई त्योहार आने वाला है और उस त्योहार में किसी फला वस्तु की जो मांग है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, एक लेबर बढ़ा देंगे या उसका टाइम बढ़ा देंगे या कोई नया लेबर ले आएंगे, उसमें कुछ पैसा लगाएंगे उसके रॉ मटेरियल को खरीदने में, उसको हम बढ़ा देंगे। त्योहार चला गया, हमारा उत्पादन फिर से उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। तो ये तो होता है अल्पकाल में। परंतु दीर्घकाल में आदमी क्या करता है, इसको बोलते हैं पैमाने का प्रतिफल, मतलब रिटर्न टू स्केल, पूरे बिजनेस को परिवर्तित करना, यानी एक नया ब्रांच खोलना, एक्सपेंड करना। ठीक है, एक्सपेंड करना मतलब, तो देखिए ध्यान से, जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में, कितने साधन है, 1 2 3 4 5, जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाए, मतलब 10% इसको बढ़ाएं तो 10% ये भी, 10% ये भी, 10% ये भी, 10% ये भी, एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, तो उसे ही उत्पादन का पैमाना कहते हैं, क्योंकि उस समय उत्पादन का पैमाना बिल्कुल क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो आप इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे, पैमाने का प्रतिफल की आप परिभाषा कैसे बनाओगे, आप बोलोगे जब उत्पादन के सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैमाने का प्रतिफल। अब ये पैमाने का प्रतिफल 3 प्रकार का होता है, जैसे आप लोगों ने वो पढ़ा था अल्पकाल में, है ना। तो वो कितने प्रकार का था, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम वो वाला, तो उसमें 3 था, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम। इसमें भी कुछ वैसा ही है, बस नाम हल्का सा चेंज है। ये देखते हैं, पहला है पैमाने का वर्धमान प्रतिफल, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब आपने अपने उत्पत्ति के सभी साधनों को बदला और सब में 10% की वृद्धि की, तो आपका उत्पादन 15% हुआ या 20% हुआ। तो भैया बस यही है पैमाने का वर्धमान प्रतिफल। आपको ये क्या सर, ये तो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से देखिए, उत्पादन के साधन थे, आपने 10 रुपए यहाँ लगाए, 10 रुपए यहाँ लगाए, यहाँ 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 सब में 10-10 रुपए लगाया, यानी 10-10% पैसा सब में लगा दिया। ठीक, बराबर, एक बराबर, कि इतना 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 इसमें इतना। अब अगर आपको 10 रुपए सब में लगाओ, तो 10 20 30 40 50, टोटल कितना पैसा आपने लगाया, 50 रुपया, और आपका उत्पादन भी अगर 50 ही रुपया का होगा, तो क्या फायदा आपको बिजनेस करने का, है ना। तो ये बिजनेस की एक अवस्था होती है, एक टाइम होता है जब आपका वर्धमान आता है प्रतिफल, यानी आप 50 रुपए लगाओगे तो आपको आउटपुट आएगा 100 रुपीज का, 90 रुपीज का, 80 रुपीज का, हमेशा बढ़ के मिलेगा। तो देखिए लिखा है, जब उत्पादन के सभी साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाए, तो उत्पादन में यदि उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो, तो ही उसे पैमाने का वर्धमान प्रतिफल की स्थिति कहा जाता है। कितना साधारण बात है कि पहले तो ये हमको ध्यान रखना है, पैमाने का प्रतिफल है क्या, तो हम कहेंगे सर उत्पादन के जितने साधन है, 5 साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, भूमि, श्रम, पूंजी। इसको याद करने का तरीका याद रखिए, भूमि जहां पर आप काम करोगे, श्रम जहां लेबर भी काम करेंगे, जब पैसा नहीं लगाओगे तो काम कैसे होगा, पूंजी, पूंजी लगाने के लिए साहस होना चाहिए, तो साहस, और आखिरी सबसे ज्यादा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और प्रबंध, ये पांचों जरूरी। तो जब इन पांचों में एक समान मात्रा में परिवर्तन करें और उसके बाद परिवर्तन करने पर हम जो पैसा लगाएं, उत्पादन यानी प्रोडक्शन उससे अधिक हो, 50 रुपए लगाए तो 100 हो जाए, 100 रुपए लगाए तो 200 हो जाए, 500 लगाए तो 600 700 हो जाए, हमेशा बढ़ के उत्पादन हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा
पैमाने का वर्धमान प्रतिफल। एक छोटा सा एग्जांपल सारणी के द्वारा, यदि आपको सारणी वहां पर बनाने को पेपर में देते तो आप सारणी कैसे बनाओगे? आप बोलोगे स्थिति पहली कहती है कि हम एक श्रम और दो पूंजी, ठीक है, यानी श्रम का एक भाग और पूंजी का दो भाग लगाते हैं तो टोटल उत्पादन हमको कितना होता है? कुल उत्पादन 7 होता है। जब हम श्रम को 1 से 2 कर देते हैं और पूंजी को भी 2 से क्या कर देते हैं? 4 कर देते हैं, ठीक है, एक समान मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ पर, परंतु यहाँ पर एक समान मात्रा में नहीं, उससे बढ़ के लाभ। तो देखो कुल उत्पादन 7 की जगह 14 नहीं बढ़ा, 7 दूनी 14 ना 15 हुआ, यानी एक अधिक हुआ। और यहाँ हम क्या कर रहे थे? एक जैसा अंतर, एक में एक श्रम बढ़ा दिए, दो में दो पूंजी बढ़ा दी, 4 हो गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ? उत्पादन ज्यादा हुआ। स्थिति 3 क्या कहती है? स्थिति 3 कहती है श्रम को हम एक और बढ़ा दिए और 4 में 2 और जोड़ दिए, यानी यहाँ फिर से सेम टू सेम, 2 में 1 जोड़े तो 3 और 4 में 2 जोड़े तो 6, यानी हमने फिर से समान मात्रा में परिवर्तन किया, जितना श्रम में किया उतना ही पूंजी में भी किया। आप कहोगे सर एक बात बताइए, यहाँ तो सब में परिवर्तन हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप सब यहाँ लिख लेना, 1 + 2 पूंजी प्लस 1 साहस प्लस 2, कुछ भी लिख सकते हो। ये एक उदाहरण है ना, ये कर लिया आपने 3 और 6, लेकिन हमारा 7 दूनी 14, 7 में 21, 7 2 14, 7 3 21, 21 नहीं, यहाँ देखिए 7 7 14 21, तो यहाँ थोड़ा सा क्या हुआ? बढ़कर। तो अच्छा ये याद रखेंगे यहाँ पे कि 7 14 होते 21, तो यहाँ 23 होना चाहिए, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। अब 15 में 5 इधर 3 8 और यहाँ तो 24 कर लो, इसको 9, सिंपल हो गया। तो भैया 7 के दूनी 14, 7 3 21, 21 ना होकर वो थोड़ा सा उससे ज्यादा होगा। सीमांत उत्पादन में हमारा क्या होगा? बढ़ते हुए क्रम में होगा, यहाँ से यहाँ तक पहला 7 था, दूसरा 7 और 8 15, 8 और 9 24, ऐसे करके रख लो। बहुत साधारण सी बात है कि जब उत्पादन के सभी साधनों में आप परिवर्तन करते हो एक समान मात्रा में, तो जितना आप परिवर्तन कर रहे हो, सपोज करो आपने 10% पैसा सभी में लगाया, आपके पास 100 रुपया है, आप 100 रुपया तो पूरे बिजनेस में फूक नहीं दोगे, आपने 10 रुपया पूरे इन सब पे लगाया, 2 रुपया, 2 4 6 8 10, तो जब उत्पादन हुआ तो 10 रुपया का नहीं हुआ, 10 रुपये से ज्यादा का हुआ। इसको कैसे दिखाओगे? अगर आपसे बोल दिया भैया चलो रेखा चित्र के द्वारा दिखाओ या ग्राफ में दिखाओ, तो इसको कैसे दर्शाओगे? तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने साधन लिखा, यहाँ मैंने उत्पादन लिखा। तो देखिए ध्यान से, अगर साधन हमारे पास 15 है, ठीक, यहाँ साधन हमारे पास कितना है? 15 है, और उत्पादन हमारा क्या हो रहा है? मान लीजिए 15 का हो रहा है, तो सर 15 के बीच में ध्यान से देखिएगा, साधन हमने कितना लगाया था? 15 उत्पादन भी हो रहा था। जब हमने साधनों को बढ़ाया, जब हमने साधन को बढ़ाया, मान लीजिए साधन हमने 15 से क्या कर दिया? 20 कर दिया, तो जो उत्पादन है वो 20 नहीं हुआ, वो 40 हो गया। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये वाली मात्रा बहुत कम है और ये वाली मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हमने उत्पादन को के साधनों में परिवर्तन किया, थोड़ा सा ही किया, लेकिन जब हमने परिवर्तन किया तो लाभ हमको ज्यादा हुआ, उत्पादन हमारा बहुत बढ़ा। यहाँ देखिए उत्पादन बहुत बढ़ा, दुगना, मतलब इससे तो ज्यादा ही बढ़ा। ये 15 से कितना, यहाँ से देखिए 20 हो गया, परंतु ये 15 से 40 हो गया या 30 हो गया, जस्ट दुगना हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग दर्शाएंगे, ठीक है, ये वाला, तो ये ऐसे करके ये हम लोग का वक्र हो जाएगा, लेकिन इसको ध्यान रखेंगे, ये कहलाएगा क्या? कहलाएगा पैमाने का वर्धमान प्रतिफल। अब पैमाने का दूसरे प्रतिफल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पैमाने का स्थिर प्रतिफल और अंत वाला पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। तो इसमें क्या बातें लिखी हुई है? पैमाने का स्थिर प्रतिफल का मतलब है कि आप फिर से उत्पादन के सभी साधनों में बराबर परिवर्तन तो करेंगे, परंतु जो आपको प्रोडक्शन होगा वो उतना ही बराबर होगा जितना आप परिवर्तित कर रहे हो अपने उत्पादन के साधनों में। सपोज करिए आपने अपने उत्पादन के सभी साधनों में कुल मिलाकर 1000 रुपए की वृद्धि की, तो आपका उत्पादन भी 1000 ही होगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो आइए देखते, लिखा है जब सभी साधनों की इकाइयों को एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया जाए और बढ़ाए जाने पर भी उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है, उत्पादन ज्यादा नहीं होता, जितना आपने साधन की मात्रा को बढ़ाया, जिस प्रतिशत में, जिस अनुपात में, उतना ही उत्पादन भी बढ़ा, तो उसे पैमाने के समान प्रतिफल की दशा कहते हैं। सारणी कोई पूछेगा तो सारणी देखिएगा, एक श्रम 2 पूंजी, 2 श्रम 4 पूंजी, 3 श्रम 6 पूंजी, लगातार एक जैसी मात्रा परिवर्तित या जितनी भी मात्रा आप लगा रहे
तो यहाँ अगर आप देखो तो 1 में 2, 2 में 3 एक समान, 2 4 6 एक समान। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना आप लगाओगे बस उतना ही उत्पादन होगा। यानी टोटल प्रोडक्शन अगर 7 है पहली स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में यानी जब आप और ज्यादा श्रम और पूंजी बढ़ा रहे हो तब भी आपका जितना ये बढ़ा रहे हो उतना ही बढ़ रहा है, 7 दूनी 14 हो रहा है, 7 2 14 हो रहा है। तीसरी स्थिति में भी 14 7 14 देन 21, 7 1 7 7 2 14 7 3 21, 7 14 21। ये 7 के द्वारा बढ़ ही नहीं रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन हमेशा देखिए 7 7 7 है, यानी बराबर में है। मार्जिनल प्रोडक्शन सब लोग जानता है, करंट टोटल प्रोडक्शन माइनस प्रीवियस टोटल प्रोडक्शन, तो उसको अगर हम लोग करते तो क्या निकल जाता है, मार्जिन निकल जाता है। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जितना हम कोई भी व्यापारी कोई भी उत्पादक जितना साधनों में परिवर्तन कर रहा है बस उतना ही कितना परिवर्तन हो रहा है, उत्पादन में भी हो रहा है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो यहाँ हम लोग ने साधन लिखा, तो साधन लिखा 10 20 30 40 और 50। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखा, और उत्पादन क्या है, उत्पादन को मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये उत्पादन है, ठीक है। साधन मान लीजिए 10 20 30 40 50 है, उत्पादन 1 2 3 4 5 है। तो पहले हम लोग जब 2 इकाई लगा रहे थे तो 20, साधन 20 हो गया, उत्पादन हमारा 2 हुआ। अब हमने उत्पादन को बढ़ा के 30 किया तो प्रोडक्शन भी कितना हुआ, केवल 30 ही हुआ। ध्यान से देखिए, साधन अगर हमने यहाँ पर 30 कर दिया, प्रोडक्शन भी 2 से कितना आया, 3 पर आया, यानी यहाँ का गैप और यहाँ का गैप दोनों क्या इक्वल है। यानी यहाँ से अब हम लोग यहाँ से एक वक्र लेकर जाएंगे, यहाँ सीधा ये इस वाले लाइन पे आके मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इस वाले पॉइंट पे ऐसे करके ये कुछ ऐसे सीधा, ठीक है, इसको ध्यान से लोग रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको काटेगा, फिर ये इसको काटेगा और फिर ऐसे काटते हुए आगे निकल जाएगा। ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जितना साधन में परिवर्तन हो रहा है उतना ही यहाँ पर उत्पादन में भी परिवर्तन हो रहा है। अगर ये 20 से 30 10 बढ़ रहा है तो ये भी 2 से 3 ही हो रहा है। यहाँ 10% का अंतर तो यहाँ भी 10%, बस ऐसे याद रखेंगे। ये हो जाएगा पैमाने का स्थिर प्रतिफल। आइए बात करते हैं पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की। जी हाँ, आप अब आइडिया लगा लिए होंगे यहाँ क्या होगा। यहाँ बहुत ही सीधी सी बात है, जितना पैसा लगाओगे उतना भी नहीं निकलेगा और लॉस होता जाएगा। तो एक व्यापारी को देखो, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों एक उत्पादक एक व्यापारी कहाँ पर अपने बिजनेस में उत्पादन को रोक दे, जैसे उसको पता चले बस अब इससे ज्यादा उत्पादन नहीं करना, नहीं तो मेरा लॉस है, इसीलिए ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि हो, 10 रुपए आपने लगाया, उत्पादन 8 रुपए का ही हुआ। 10 रुपए लगा के परिवर्तित किया आपने सभी साधनों को, परंतु उत्पादन हुआ क्या 8 रुपए का 5 रुपए का। तो कम अनुपात में वृद्धि होती है तो उसे ही पैमाने का घटता हुआ प्रतिफल या फिर पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल कहा जाता है। बहुत ही साधारण सी बात है। यहाँ हमने साधन लिखा, साधन में मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, और यहाँ हो गया उत्पादन 10 20 30 40 और 50। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो लिखा साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन उससे कम होगा। यानी पहले अगर साधन 2 था और उत्पादन मान लीजिए कितना हो रहा था 20 का हो रहा था, तो इस बार जब हम साधन को 4 करेंगे तो उत्पादन 40 नहीं, उत्पादन 30 ही होगा। यानी साधन तो ज्यादा बढ़ा, देखिए कितना बढ़ गया, जबकि उत्पादन कितना बढ़ा, दोनों में कितना अंतर है, जस्ट आधा हो गया। इसको अगर सारणी से भी पूछे तो आप इसको ऐसे ही बता सकते हो कि आप समान मात्रा में उत्पादन तो बढ़ा रहे हो, लेकिन जितना आप उत्पादन बढ़ा रहे हो उससे कम में आपको टोटल प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है। पहले आप जो अपने सभी प्रकार के साधनों को लगाए तो उत्पादन हुआ 7 का, तो दूसरी आपने जब लगाया उसमें 13 ही हुआ, यानी कि 7 में केवल 6 ही जुड़ पाया, 6 उत्पादन हुआ। और तीसरी बार आपने समान मात्रा का उत्पादन लगाया परंतु फिर आपको लॉस हुआ, इस बार केवल 5 प्लस हो पाया। तो 7 + 6 13 13 + 5 18, मतलब आप पैसा तो बराबर उतना ही लगा रहे हो लेकिन लगातार आपका ग्राफ नीचे आता जा रहा है किसका, टोटल प्रोडक्शन। और टोटल प्रोडक्शन गिरेगा तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, गिरने लगेगा। तो ये है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। 2 अंतर है, परिवर्तनशील अनुपात नियम और एक है पैमाने का प्रतिफल। परिवर्तनशील अनुपात नियम कहता है जब बिजनेस में केवल 1 या 2 उत्पादन के साधनों परिवर्तन हो, या तो पूंजी में या तो श्रम में, बाकी सब स्थिर हो, तो क्या होगा। और यहाँ होता है कि उत्पादन के सभी साधनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो क्या स्थिति होगी। दोनों में 3 रूल्स थे, हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी ये पूछता है कि सर ये बताइए कि जो परिवर्तनशील अनुपात नियम वो क्यों लगता है।
ये पैमाने का प्रतिफल सब क्यों आता है बिजनेस में, तो अगले वाली वीडियो में हम लोग उन दोनों की चर्चा करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और पीछे वाला जो वीडियो उसको भी देखिए। अभी चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, और उसके बाद अपने सभी दोस्तों को जो भी 12th में पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।